हिंदी साहित्यकाश को कई दैदिप्यमान नक्षत्रों ने आलोकित किया। इन मूर्धन्य साहित्यकारों के श्रेणी में एक ध्रुव तारा भी दमका, जिनके ज्ञान पिपासा साहित्य लिप्सा ने उन्हें साहित्य जगत का कीर्तिमान स्तंभ बना दिया। अविभाजित मध्य प्रदेश में राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में जन्मे इस विभूति ने हिंदी साहित्य की 3 पीढ़ियों को नई राह दिखाई। एक ऐसा साहित्य रचा जो अंतर्मन की गहराई और मानवीय जीवन के अनुभवों से निकला था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बख्शी जी ने करीब 53 साल पहले नश्वर देह त्यागा था। इतने साल बाद भी बख्शी जी की रचनाएं समाज की नई और पुरानी पीढ़ी को राह दिखा रही है। आखिर कौन थे बख्शी जी? कैसे उन्होंने साहित्य रचा? किन सांसारिक झंझावतों को झेलकर साहित्य सृजन की अलख जगाए रखी? यही सब जानने के लिए हम पहुंचे भिलाई, जहां साहित्य वाचस्पति पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के बेटे स्वर्गीय महेंद्र कुमार बख्शी की बड़ी बेटी डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव के घर डॉक्टर नलिनी ने अपने दादाजी यानी मास्टर जी पर बख्शी ग्रंथावली की रचना की है। इसके साथ ही साल 2002 में बख्शी जी मेरे दादाजी में अपने दादाजी से जुड़ी यादें साझा की है। अपने दादाजी का जिक्र करते ही डॉक्टर नलिनी भावुक हो गईं और मास्टर जी यानी अपने दादाजी से जुड़ी बहुत सी जानकारी साझा की। साहित्य वाचस्पति डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी मेरे दादाजी हो गए। मैं उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री महेंद्र कुमार बख्शी की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। बख्शी जी को हम सभी लोग, घर के बाहर के सभी लोग मास्टर जी ही कहते थे। तो मास्टर जी लोग 5 भाई थे। उनमें तीसरे नंबर के भाई पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इनके घर का वातावरण साहित्यिक था। इनके दादाजी ने भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया, उमराव बख्शी, और इनके पिताजी पुन्नालाल बख्शी भी अनेक कहानियां लिखते थे। पद्मलाल जी का जन्म 27 मई 1894 को अविभाजित मध्य प्रदेश के खैरागढ़ में हुआ। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी थी। तिथि को मानते हुए परिवार वालों ने जन्मदिन हमेशा ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को मनाया। पिता पुन्नालाल बख्शी और बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। माता को भी साहित्य से विशेष लगाव था। परिवार के साहित्यिक वातावरण का असर बालक पद्मलाल पर भी पड़ा। पद्मलाल जी के दादा उमराव बख्शी की लिखी जानकी पंचाशिका रचना लखनऊ के श्री नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुई थी। पिता पुन्नालाल बख्शी की कहानी मुंबई की पत्रिका मनोरमा में प्रकाशित हुई थी। इस तरह साहित्य के संस्कार पुन्नालाल जी को बचपन से मिले थे। दादाजी उमराव बख्शी और छोटे दादाजी कुंदू बाबू अपनी रचनाएं लिखकर बालक पुन्नूलाल को ही सुनाते थे, जिससे बचपन से ही साहित्यिक परिवेश मिला। शतदल में बख्शी जी ने अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जो इस तरह हैं। हुए बख्शी कुल में उमराव, भक्ति के ही मानो अवतार, और फिर हुए बड़े मतिमान, उन्हीं सूत बाबू बरियार, पूत थे उनके पुन्नूलाल, सद्गुणों के थे जो आगार, उन्हीं का आत्मज मैं तो आज काटता हूं दिन किसी प्रकार। अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखने का चलन छत्तीसगढ़ में नहीं था। अपने नाम पुन्नालाल के साथ पिता पद्मलाल का नाम जोड़ने का श्रेय बख्शी अपने हेडमास्टर N.A. गुलाम अली को देती है। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा के दौरान आवेदन पत्र में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिखा गया। इसके बाद बख्शी ने ऐसे ही लिखना जारी रखा। हालांकि दूसरे भाइयों ने अपने नाम के साथ पिता का नाम नहीं लगाया। बख्शी जी ने कई जगहों पर बताया है कि स्कूली दिनों में उनकी गिनती कमजोर छात्रों में होती थी। क्लास में पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए अलग से बेंच थी।
कमजोर छात्रों को सामान्य छात्रों की तुलना में ज्यादा मार पड़ती थी। मार के डर से मास्टर जी स्कूल से भागकर एकांत में बैठकर उपन्यास पढ़ा करते थे। बचपन से ही पढ़ने में रुचि तो थी ही। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे बचपन से ही बख्शी जी की साहित्य में गहन रुचि का पता चलता है। वो साल था सन 1903, विक्टोरिया हाई स्कूल खैरागढ़। उस वक्त हेडमास्टर थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व मिडिल स्कूल के विद्यार्थी पदुमलाल को बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता संतति के लिए विशेष आकर्षण पैदा हुआ। इसे पढ़ने के लिए बालक पदुमलाल स्कूल से भाग जाया करते थे। इसकी सजा में बेतों से पिटाई होती थी। उपन्यास पढ़ने का नशा इस कदर बख्शी के बालपन पर सवार था कि घर पर भी कई बार दोपहर को खाना खाना भूलकर भूसे की कोठी में बैठकर उपन्यास पढ़ा करते थे। बदले में एक बार तो पिताजी के हाथों जोरदार सजा भी पाई। उपन्यास चंद्रकांता संतति के कारण ही बख्शी जी परीक्षा में फेल हुए, लेकिन इस ऐतिहासिक कृति के लिए जीवन भर उनके हृदय में अनुराग बना रहा। बख्शी जी के घर पर अनेक पत्र पत्रिकाएं जैसे ब्राह्मण, सरस्वती, प्रजामित्र, बंगवासी आदि थी। साथ ही श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र भी रुचि से पढ़ा जाता था। लेकिन जब खैरागढ़ की विक्टोरिया स्कूल में पढ़ते थे तब वो तीसरी कक्षा के विद्यार्थी थे और उस समय उनके हेडमास्टर पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। और जब से इनको अक्षर ज्ञान हुआ तो घर में साहित्यिक पत्रिकाएं तो आते ही रहती थी, तो उन्होंने चंद्रकांता संतति उनको कल्पना लोक में ऐसा विचरण कराती थी कि उनको बहुत अच्छा लगता था। तो स्कूल से भागकर वे चंद्रकांता संतति की प्रतियां लेकर और किसी के भी घर के पिछवाड़े में बैठकर पढ़ते रहते थे। उस समय कम विद्यार्थी होने के कारण जो स्कूल का चपरासी रहता था वह पकड़ने जाता था बच्चों को और पकड़ के लाता था। इन्होंने मेरी अपनी कथा में लिखा है कि छोटे बच्चे जानकर भी मुझको मेरे हेडमास्टर जी बेंच से मेरे हाथ में पिटाई करते थे और कहते थे क्यों भाग जाते हो, तो मैं हंसते हंसते कह देता था मुझको एक टोनही पकड़ के ले जाती है, तो वो बड़े हंसने लगते थे। तो इस प्रकार ये चंद्रकांता संतति और बंगला के बंकिम बाबू के उपन्यासों के बहुत ज्यादा भक्त थे। मास्टर जी 1911 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में फेल हुए। इसी साल जबलपुर से प्रकाशित होने वाली हितकारिणी में मास्टर जी की पहली कहानी तारिणी प्रकाशित हुई। ये कहानी विपिन चंद्र के नाम से प्रकाशित हुई थी। 1912 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की और बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रवेश किया। मैं कभी फेल नहीं हुई। तब वो बताते थे कि मैं मैट्रिक में एक बार फेल हो गया था और दूसरे दिन से पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं फेल हुआ तो उनके पिताजी बहुत डांटे थे। ये लोग यानी खेतीहर थे। बड़ा वाला भाई जो था वो तो बहुत पैसे वाला था पर खेतीहर था, यानी इन लोगों के अलग अलग गांव था सबका। तो उनके पिताजी चाहते थे कि मास्टर जी के नाम से भी एक गांव रखें, तो 2 गांव खरीद पाए। अचानक हार्ट फेल हो गया उनका, तो और गांव नहीं खरीद पाए। पहले खरीद लेते थे गांव को ही पूरा। उच्च शिक्षा के लिए बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया। साल 1916 में ही बख्शी जी की नियुक्ति स्टेट हाई स्कूल राजनांदगांव में संस्कृत अध्यापक के पद पर हुई। 1916 में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बख्शी जी जीवन क्षेत्र में उतरे। सन 1913 में लक्ष्मी देवी के साथ उनका विवाह हो गया। उन दिनों लक्ष्मी देवी के पिता हरि प्रसाद श्रीवास्तव सिवनी कलेक्ट्रेट में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे। बख्शी जी के संघर्ष और अनिश्चितता भरे जीवन के बीच गृहस्थी को संचालित किया। पत्नी लक्ष्मी देवी के कारण ही बख्शी जी सदैव चिंता मुक्त होकर साहित्य सेवा में लगे रहे। मास्टर जी की साहित्यिक गतिविधियों में लक्ष्मी देवी का भी योगदान अभूतपूर्व रहा। वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन उनके रहते मास्टर जी को घर परिवार की चिंता नहीं करनी पड़ी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मास्टर जी की अपनी आवश्यकता तो कम थी, लेकिन कुटुंबियों और मित्रों पर खर्च करने में वे उदार थे। मास्टर जी अपने पिता के 5 बेटों में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन खैरागढ़ के पुश्तैनी मकान को 2 भाइयों ने रख लिया और बाकी 3 भाइयों को नाम मात्र के कुछ रुपए दे दिए। इस तरह अपने पिता दादा के मकान का कोई भी हिस्सा मास्टर जी को नहीं मिला। इस सब के बावजूद उन्होंने भाइयों से कोई विरोध नहीं जताया और खैरागढ़ के ही रानूचंद्र ओसवाल के घर में किराए से रहने लगे। तो उनके और बड़े भाई लोगों ने उनके साथ चालाकी किया। 1 पीपा घी और 1 बोरा सुगंधित चावल भेज दिए जो उनको पसंद था, और घर भी नहीं दिए। घर को भी वो लोग अपने तो वो हटा दिए। वहीं राजनांदगांव एक खैरागढ़ में किराए के घर रानूदान ओसवाल जो उनका स्टूडेंट था वहीं रहते थे, वहीं बाबूजी लोग बड़े हुए। तो संघर्ष तो उनके जीवन में रुपए पैसे की हमेशा रही, कभी उन्होंने डिमांड नहीं किया किसी से। उन दिनों किसी भी हालत में मास्टर जी खैरागढ़ नहीं छोड़ना चाहते थे। खैरागढ़ राज परिवार की राजकुमारियों के शिक्षक नियुक्त होने पर राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी ने एक घर दिया। ये घर बहुत बड़ा था। मास्टर जी और उनकी धर्मपत्नी सरल हृदय के मास्टर जी राजनीति के दाव पेंच से बेखबर थे, लिहाजा खैरागढ़ में मात खानी पड़ी। खैरागढ़ के राजा रानी ने जो मकान रहने के लिए दिया था उसे उन्होंने सेठ कानमल को बेच दिया। कई समाचार पत्रों ने बख्शी जी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन मास्टर जी ने एक वक्तव्य देकर पूरा मामला ही खत्म कर दिया। मास्टर जी ने वक्तव्य दिया कि रानी साहिबा पद्मावती देवी उनके लिए माता के समान है, इसीलिए वो जो कुछ भी कर रही हैं वो उनके भले के लिए है। इन्हीं हालात में बख्शी जी के छात्र राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज के प्राचार्य पंडित किशोरीलाल शुक्ल ने हिंदी के प्रधान अध्यापक पद पर आमंत्रित किया। खैरागढ़ का घर छूटने का पूरे परिवार को दुख हुआ, क्योंकि बख्शी जी ने अपने जीवन की सारी कमाई उसी घर के रखरखाव में खर्च की थी। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में ही मास्टर जी को रहने के लिए घर मिला। राजनांदगांव में मास्टर जी को खैरागढ़ से ज्यादा मान सम्मान मिला, लेकिन आखिरी समय तक खैरागढ़ बख्शी जी के दिल में बसा रहा। खैरागढ़ और बख्शी जी के बीच लुका छिपी दिन भर जारी रही। 1916 में बीए की परीक्षा पास होने के बाद खैरागढ़ के बाहर जाना पड़ा। साल 1920 में हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती के संपादन के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। साल 1930 में मास्टर जी राजनांदगांव आ गए। 1935 में मास्टर जी फिर खैरागढ़ आए और सोचा कि आखिरी समय में खैरागढ़ में ही रहूंगा, लेकिन खैरागढ़ में अवज्ञा के पात्र रहे। हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि वृद्धावस्था में फिर खैरागढ़ छोड़ना पड़ा। खैरागढ़ पर एक जगह बख्शी जी ने लिखा है कि खैरागढ़ मैंने सदैव ग्राम की अपूर्व श्री का अनुभव किया। नगर के गर्म कोलाहल और आदमियों की भीड़ में जो जीवन की व्यस्तता देखी जाती है उसका यहाँ अभाव ही रहा है। यहाँ जीवन की गति सदैव मंद रही है। ऊपर अनंत नीला आकाश, नीचे हरे भरे खेत, इनके बीच में खैरागढ़ का वह ग्राम अनायास ही मन के भीतर एक अपूर्व रहस्यमयी सौंदर्य की सृष्टि कर देता है। साहित्य जगत में मास्टर जी ने कविता के जरिए प्रवेश किया। सरस्वती के संपादन कार्य के पहले ही उनकी 4-5 कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थीं। हितकारिणी में उनका पहला लेख छपा था, और जब सरस्वती में उनकी पहली रचना छपी जो निबंध थी सोना निकालने वाली चींटियाँ, आज भी जब मैं उस निबंध को पढ़ता हूँ तो मुझे ज्ञान की अद्भुत प्राप्ति होती है। ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन को साहित्य में किस तरह समावेशित किया जा सकता है, ये बख्शी जी बहुत अच्छी तरह प्रारंभिक अवस्था से ही जानते और समझते थे। पहली कहानी
झलमला अप्रैल 1916 में पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। साल 1925 में प्रायश्चित नाम देकर जो नाट्य लिखा वो मोटरलिंग के एक नाटक का छायानुवाद था। इसके बाद नंदिनी, गूंगी गुड़िया शीर्षक से कहानियां लिखी। उन्होंने अपने घर में काम करने वाली रोताई का नाम था कारी, उसके बारे में लिखा है कि वह कारी ऐसी नारी थी, भले वह अज्ञानता के इसमें थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन स्नेह की सेवा और स्वामी भक्ति की दृढ़ता और विश्वास की सरलता गौरव रक्षा के लिए ममता अधिकार, इसी में छत्तीसगढ़ की आत्मा हमें नजर आती है। और इसका रामचंद्र देशमुख ने कारी का बहुत सुंदर मंचन किया, जो यहाँ भिलाई में काफ़ी चर्चित रहा। और भी बहुत सी बातें हैं छत्तीसगढ़ की आत्मा के संबंध में और कारी की कहानी के लोगों में अपने देवर को किस प्रकार वो लोग रहते हैं और अपने बेटियों को किस प्रकार रखते हैं, तो उनके रिश्तों के बारे में भी बख्शी जी ने बहुत सुंदर ढंग से छत्तीसगढ़ की आत्मा में यह दर्शाया है कि उनकी 4 अप्रैल 1916 सरस्वती में उनकी झलमला कहानी प्रकाशित हुई। तो झलमला कहानी के बारे में मैं बतलाना चाहूँगी कि बख्शी जी उस समय बच्चे थे, स्कूल में कोई बच्चे से लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट, तो आकर घर में चुपचाप उदास बैठे थे। उस समय उनके घर परिवार में उनकी जो भाभी थी वो पंडित जी की बहू से सखी बनकर आई, और जब सखी बनकर आई तो हमारे घर की जो मुंगिया दाई थी वह आंचल में छिपा कर ले जा रही थी। तो इन्होंने उत्सुकतावश पूछा कि ये क्या ले जा रहे हो, छुपा कर क्या ले जा रहे हो? तो उसने हंसते हुए कहा, बाबू आप नहीं जानते ये झलमला है। मास्टर जी को जीवन भर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया से लगाव बना रहा। मास्टर जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग मूल रूप से सीधे साधे और सरल होते हैं, छल प्रपंच को समझ नहीं पाते। ऐसे लोगों से भी मास्टर जी आगाह करते हैं जो छत्तीसगढ़ में रहकर यहाँ के लोगों और संस्कृति का उपहास उड़ाते थे। छत्तीसगढ़ी ही बोलते थे, खैरागढ़ जाते थे तो राजा महाराजा से छत्तीसगढ़ी ही बोलते थे। हम लोग भी घर में छत्तीसगढ़ी कई बार, रोताइन अगर हमारी काम करने वाली नहीं आई है, वो कारी रोताइन का उन्होंने बहुत बढ़िया कहानी भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कैसे होता था, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोग अपने कहना मानते थे, करते थे, घर परिवार को चलाते थे। तो वो कारी रोताइन को उन्होंने घर में ही रख लिया था कि काम करेगी, धाम करेगी, अच्छे से और रहती थी वो। एक पोद्दार ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई कि यह सज्जन 2-4 लोगों को बैठाल कर हमेशा छत्तीसगढ़ियों की निंदा करते रहता है। उनकी बातें सुनकर बख्शी जी ने कहा, आप भी छत्तीसगढ़ी हैं। उसने क्रुद्ध होकर कहा, मैं छत्तीसगढ़ी नहीं हूँ, मैं यहाँ प्रमाणित कर सकता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ी हैं। यह बख्शी जी ने कहा, यह मेरी बात ही नहीं है, अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। इसके बाद बख्शी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए गीता के एक श्लोक सुनाकर यह सिद्ध कर दिया कि सभी के शरीर में 36 तत्व अर्थात छत्तीसगढ़ है, और यही कारण है कि इसीलिए सभी व्यक्ति छत्तीसगढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक अर्थ बतलाकर बख्शी जी ने अपने गुण गौरव की रक्षा तो कर ली, लेकिन अर्थ में, लौकिक अर्थ में छत्तीसगढ़ी अभी तक के अवज्ञा के पात्र अवश्य हैं। विशुद्ध छत्तीसगढ़ियों में विश्वास की सरलता, स्नेह का त्याग और सहिष्णुता और निश्चल व्यवहार की महत्ता अवश्य देखी जाती है। 1920 में सरस्वती के मुख्य संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ सहायक संपादक के रूप में काम करने का अवसर मिला। आचार्य द्विवेदी मास्टर जी की रचनाओं से प्रभावित थे
और जल्द ही उन्हें सरस्वती के संपादन का भार दिया। 19 मई 1920 की श्री शारदा के मुख्य पृष्ठ में मातृमूर्ति प्रकाशित हुई थी। बख्शी जी ने 1911 से 1971 तक यानी 60 वर्षों तक साहित्य की सेवा की। साहित्य के क्षेत्र में बख्शी जी का आगमन कवि के तौर पर हुआ, लेकिन जल्द ही कथा और निबंध के क्षेत्र में आगे बढ़े। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में बख्शी जी के साहित्य का पथ भी प्रशस्त हुआ, लेकिन सरस्वती का संपादकीय कार्य बख्शी जी के लिए कांटों का ताज साबित हुआ। इसके बावजूद विपरीत हालात का डटकर मुकाबला किया। क्षेत्रीय आधार पर न केवल बख्शी जी बल्कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी बड़ी प्रतिभाएं हैं, उन सब का उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले या हिंदी साहित्य के उस समय के जो समीक्षक लोग हैं, उन्होंने पक्षपात किया। इसमें बख्शी जी भी शामिल थे। पंडित माधवराव सप्रे को भुला दिया गया। जो सोचिए आप, पंडित माधवराव सप्रे जो हिंदी की पहली कहानी लिखते हैं, छत्तीसगढ़ मित्र को पेंड्रा जैसे से प्रकाशित करते हैं, उनको भुला दिया गया। उसी तरह बख्शी जी को जो 3 बार संपादक रहे, एक बार तो उनको संपादक पद से इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा कि उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां जब आई तो वे उसे बर्दाश्त न कर सके और वो छोड़ना पसंद करते थे। लेकिन बार बार उन्हें फिर बुलाना पड़ा और 3 बार, तीसरी बार की जो उनकी शर्त थी वो ये शर्त थी कि मैं खैरागढ़ में रहकर संपादन करूंगा, और उन्होंने खैरागढ़ पे रहकर संपादन किया। तो इन कालखंडों में हम देखते हैं कि सरस्वती जैसी पत्रिका आज अगर हिंदी साहित्य की प्राण है तो उसको बनाने में बख्शी जी की बड़ी भूमिका है। आचार्य द्विवेदी 18 सालों तक सरस्वती के संपादक रहे। जैसे ही आचार्य जी ने सरस्वती का संपादन छोड़ा, उसी के साथ कई बड़े बड़े कवियों और साहित्यकारों ने भी सरस्वती से अपने संबंध तोड़ लिए। रही सही कसर इंडियन प्रेस में भी हड़ताल ने पूरी कर दी थी, जिसके चलते 1921 का जनवरी अंक 2 महीने बाद निकला। ऐसी विषम परिस्थितियों में बख्शी जी ने हिम्मत नहीं हारी। बख्शी जी ने कलकत्ता से पुराने ब्लॉक मंगवाए और चित्रों के आधार पर लेख लिखना शुरू किया। बख्शी जी ने कहानियां, निबंध और आलोचनाएं लिखना शुरू कर दिया। अंग्रेजी कहानियों के आधार पर ऐसी भी कहानियां लिखी गईं जो मौलिक प्रतीत हों। 3 कालखंड में तीन अलग अलग दशकों में सरस्वती जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादक बनता है, और किस तरह साहित्य के विकास को, खासकर निबंध और कहानी के विकास को वो गति देते हैं, ये उनकी पूरी यात्रा से हमें समझ में आ जाता है। नए लेखकों के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिशें की। बख्शी जी ने इस दौरान जो कुछ भी परिश्रम किया, उससे उनकी निबंध रचनाओं में निखार आया। बख्शी जी के हिंदी साहित्य में योगदान पर 15 अप्रैल 1951 को जबलपुर में आयोजित बख्शी अभिनंदन समारोह में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गदगद होकर कहा था कि बख्शी जी जैसे संतों ने ही मूक साधना के द्वारा हिंदी को प्राण दिया है। संतों की निस्वार्थ साधना का ही परिणाम है कि हिंदी राष्ट्र और राज्य भाषा है ना। तो बख्शी जी साहित्य के देवता हैं, महासमुद्र हैं। वो माने हमेशा वो कविता और कहानी, ख़ास तौर से पुराने ज़माने की कहानी, पुराने ज़माने के उपन्यासकार, हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता था और उसको फिर नए तरीके से उसका लेखन भी वो कर लेते थे। तो ये अद्भुत कला थी उनमें। हिंदी साहित्य में उनका एक अक्षुण्ण स्थान रहेगा हमेशा। उसकी वजह है उसकी भाषा। ऐसे निबंधकार थे वो दुनिया के, जिसकी तारीफ सब लोगों ने की। वो बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाते थे, बहुत ही छोटे छोटे वाक्य, और उन वाक्यों का गठन ऐसा होता था कि अर्थपूर्ण मिल जाता था।
तो लोगों ने या दुनिया के लेखकों ने ये जाना कि छोटे वाक्य बनाकर भी निबंध लिखा जा सकता है। भोला पत्रिका, भोला नाम की एक उनका बाल उपन्यास है। अश्रुदल और शतदल से मैं इतना प्रभावित हुआ था कि बख्शी जी के अश्रुदल और शतदल को पढ़ने के बाद, कविता संग्रह को पढ़ने के बाद, मैंने स्वयं एक वातायन शीर्षक दे करके एक खंड काव्य लिखना प्रारंभ किया है। साल 1925 में बख्शी जी को फिर संपादन के लिए बुलाया गया। 3 वर्षों तक संपादन करते रहे, लेकिन खैरागढ़ जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्हें इलाहाबाद रास नहीं आया और वे खैरागढ़ आ गए। तीसरी बार फिर बख्शी जी को बुलाया गया। तब बख्शी जी ने कहा कि वे खैरागढ़ छोड़कर नहीं जा सकते। तब खैरागढ़ में ही रहकर सरस्वती का संपादन करने की स्वीकृति मिल गई। खैरागढ़ में ही रहकर 3 साल तक उन्होंने सरस्वती का संपादन किया। मास्टर जी के साहित्य में उनके व्यक्तित्व साफ परिलक्षित होता है। बख्शी जी मन, कर्म, वचन से विशुद्ध साहित्यकार थे। मान, पद, प्रतिष्ठा से दूर निष्काम कर्मयोगी की तरह बख्शी जी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी अभिव्यक्ति को साकार रूप दिया। इसलिए कि वो पेशे से ही नहीं बल्कि मन से भी शिक्षक थे। मास्टर शब्द का आज हम देखते हैं कि एक तरह से अवमूल्यन हुआ है, लेकिन बख्शी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उस ज़माने में उन्होंने मास्टर शब्द को एक नई ऊंचाई दी थी, एक बहुत सादगी पसंद और विद्वान व्यक्तित्व। तो इस रूप में बख्शी जी को मास्टर जी कहा जाना बहुत उचित ही मालूम पड़ता है। शुरुआती दिनों में मास्टर जी की 2 आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हुई थी। दोनों ही रचनाएं साल 1924 में प्रकाशित हुईं, जिनमें हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य है। इन पुस्तकों के अलावा 2 अन्य आलोचनात्मक कृतियां बाद में प्रकाशित हुई थी। निबंध लेखन के क्षेत्र में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक विशिष्ट शैलीकार के रूप में सामने आते हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के ललित निबंधन लिखे हैं। इनका पहला निबंधन सोना निकालने वाली चींटियां सरस्वती में प्रकाशित हुआ। 1929 से 1934 तक प्रकाशित हुई रचनाओं में पंचपात्र, विश्व साहित्य और प्रदीप शामिल है। बख्शी जी की उल्लेखनीय सेवा को देखते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से 1949 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके ठीक 1 साल बाद मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। महाकौशल के रविवार्य अंक का संपादन कार्य भी मास्टर जी ने 1952 से साल 1956 तक किया। मास्टर जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में कुछ हिंदी कथा साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए कथानक, यात्री 1949 से 1957 के बीच प्रकाशित हुई। 1968 में कुछ निबंध संग्रह प्रकाशित हुए थे। हम मेरी अपनी कथा, मेरा देश, मेरे प्रिय निबंध, वे दिन, समस्या और समाधान, नवरात्र, जिन्हें नहीं भूलूंगा, हिंदी साहित्य एक ऐतिहासिक समीक्षा, अंतिम अध्याय शामिल थे। बख्शी जी कुछ सालों तक इलाहाबाद में छाया पत्रिका के संपादक भी रहे। बख्शी जी ने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया। बाल कथा माला भाग 1, 2, 3 और 4, सरस वाचन माला, नव कथा माला, नवयुवक पाठमाला, नवभारत गद्य पद्य संग्रह, साहित्य शिक्षा, पद्मांजलि, नवमणिमाला, मातृमूर्ति, हिंदी गद्यमाला, साहित्य चर्चा का संपादन किया है। 1952 से 1955 तक रायपुर से निकलने वाली महाकौशल के साहित्यिक अंश का भी संपादन किया। इसी बीच आपने छाया, प्रजाबंधु व प्रदीप का भी संपादन कार्य किया। छत्तीसगढ़ से निकलने वाली अनेक पत्रिकाओं जैसे विजयंत, उद्गार, उदयाचल आदि को सहयोग दिया। मन का मनुष्य उनका जो निबंध है
उस निबंध में उन्होंने इतनी सच्चाई के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया है कि वो लिखते हैं, यानी मास्टर जी लिखते हैं कि निबंध में कि पहले तो मैं देवकी नंदन खत्री का अनुचर था, फिर मैं रविन्द्रनाथ के उपन्यासों और बंकिम बाबू के उपन्यासों का भक्त हुआ। बाद में अंग्रेजी का विशेष ज्ञान होने पर पहले डिकेंस को ओर झुका, उसके बाद मैं जॉर्ज इलियट पर अनुरक्त हुआ, इसके बाद मैं हार्डी का उपासक हुआ और उसके बाद टॉल्स्टॉय का दास बन गया। अब तो मैं समझता हूँ कि इन सब को छोड़कर महाभारत ही पढ़ूंगा। उसमें जीवन के सर्वांगीण विधाओं का, सर्वांगीण विकास का रहस्य बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। उस जमाने में छायावाद को लोग नहीं जानते थे कि छायावाद है क्या। उस पे कविता पंत लिख रहे थे, प्रसाद लिख रहे थे, निराला लिख रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये कोई वाद भी बन सकता है। अपने एक निबंध छायावाद क्या है, इस निबंध में बख्शी जी ने छायावाद की पूरी परिभाषा रच दी थी। लंबा निबंध है उनका। यहाँ छत्तीसगढ़ में मुकुटधर पांडे लिख रहे थे। तो ये जो कवि थे, पहली बार उन लोगों ने देखा कि ये जो हम लिख रहे हैं उसको छायावाद कहा जाता है। बख्शी जी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृति और मराठी भाषा में दक्ष थे। साहित्यिक पत्रकारिता व कुशल संपादक के रूप में ख्याति हासिल की। श्रेष्ठ निबंधकार, स्वस्थ समालोचक, आलोचक व समीक्षा एवं विशिष्ट कथा शिल्पी के प्रणेता, कथाकार, बाल उपयोगी, मर्मस्पर्शी नाटक भोला की भी रचना की। लिखने और संपादन पर जब उनके छात्र चर्चा करते तब बख्शी जी एक ही बात कहते, लिखने की भी एक कला होती है। सभी साहित्य विशारद लेखक नहीं होते। साहित्य के क्षेत्र में कितने ही ऐसे लोगों ने अक्षय कीर्ति प्राप्त कर ली है जिन्होंने साहित्य की कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। कि 1920 में उस समय हमारा जो वैश्विक संपर्क कितना था, मीडिया का इतना प्रचार था नहीं। कैसे एक व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि यहाँ पर खैरागढ़ में रहने वाला व्यक्ति इतना योग्य है, तो योग्यता महत्वपूर्ण होती है। अगर क्षेत्रीयता का भेद होता तो उनके ज़माने में वहीं पर इलाहाबाद में बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे। बहुत सारे साहित्यकार थे, ऐसे नाम के नहीं, वास्तव में साहित्यकार थे। तो उनका चयन होना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो ये योग्यता अलग हुआ करती है, उसका ज़्यादा महत्व है। और बख्शी जी इस दीवार को पार कर गए थे। कोई भी साहित्यकार किसी सीमा में बंद कर नहीं रहता। उसकी जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषा से बहुत ऊपर के व्यक्ति हुआ करते हैं और थे भी। भाषा के संस्कार हैं। जहाँ छत्तीसगढ़ है, जहाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं विदेश भी है, बहुत ही अच्छे अनुवादक थे। बहुत सारे अंग्रेजी के निबंधों का उन्होंने अनुवाद किया, कहानी का अनुवाद किया और बहुत बढ़िया। वे तो चाहते थे कि एक समर्थ और सक्षम साहित्यकार आज के युवा बने, उस समय के युवा बने। इसलिए उन्होंने अनेक ऐसे निबंध लिखे। मैं क्यों लिखूं, मैं क्या लिखूं, मैं कैसे लिखूं, साहित्य के लिए निबंध उन्होंने लिखे। बहुत उसकी पूरी श्रृंखला है और आज भी वो सभी निबंध प्रासंगिक हैं और हम उसे पढ़कर एक समर्थ अच्छे लेखक बन सकते हैं कि एक लेखक को किस तरह का लेखक होना चाहिए, क्या उसमें संस्कार होना चाहिए, किस तरह की उसके पास भाषा होनी चाहिए, कैसा कथ्य को समझने की शक्ति होनी चाहिए। ये सब कुछ बख्शी जी के निबंधों से पता लगता है। बख्शी जी में एक बहुत बड़ी खासियत थी कि कब उनकी कहानी निबंध बन जाए और कब उनके निबंध कहानी बन जाए, ये दोनों में अद्भुत साम्य दिखाई देता था। वे समन्वय कर लेते थे। एक निबंध को कहानी के रूप में भी, झलमला हमें एक निबंध के रूप में भी दिखाई देती है, कहानी के रूप में भी दिखाई देती है। तो एक निबंध को कैसे कहानी में बदल देना और कहानी को कैसे निबंध में बदल देना, ये बख्शी जी के पास अद्भुत कला थी। उन्होंने अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया है।
कविताएं भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं। उनकी बिल्कुल शुरुआती दौर की कहानी झलमला माना जाता है कि हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक है। उसके अलावा उन्होंने निबंध तो लिखे ही, निबंध के अलावा कुछ लेख भी लिखे, पत्रकारिता का कार्य भी किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बख्शी जी विश्व साहित्य के गहरे अध्येता थे। संसार भर के उपन्यासों और कहानियों पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो बख्शी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। दूसरी बात यह है कि बख्शी जी स्वभाव से बेहद सरल व्यक्ति थे, बेहद सादगी पसंद व्यक्ति थे, और उनके व्यक्तित्व की ये विशेषता उनके सृजन में, उनकी कृतियों में भी देखने में आती है। अध्यापक प्राध्यापक की गरिमा से गौरवान्वित होते हुए भी आपने अगले जन्म में मास्टर बनूं ये लालसा व्यक्त की थी। बख्शी की पोती डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव ने बताया कि वे अपने दादाजी को मास्टर जी ही कहती थीं। बख्शी जी खुद को मास्टर जी कहलाना बहुत पसंद करते थे। अपनी साहित्य यात्रा पर मास्टर जी कुछ यूं कहते हैं, क्षेत्र में साहित्य के अब प्रतिष्ठा क्या पा सकूंगा, यही मेरे लिए गौरव है, अनंत तक लिखता रहूंगा। लिखा मैंने, लिख रहा हूं और मैं लिखता रहूंगा। भले हो निस्सार सब पर बात, अपनी तो कहूंगा। ज्योति है साहित्य शशि की, सूर्य का न प्रकाश है वह। सृष्टि है आनंद की, कटु कष्ट का न प्रयास है यह। एक कोने में यहीं रहकर सदा लिखता रहूं मैं। जब दादाजी का डेथ हुआ तो मैं उस समय 9वीं क्लास में था और इतना तो समझदार हो गया था। ऐसे दादाजी का स्नेह जो है, और एक्चुअली में दादाजी कहने में मुझको भी अटपटा लग रहा है। दादाजी को हम लोग मास्टर जी ही कहे, उनको सभी लोग मास्टर जी कहते थे। इवन आफ्टर हमारी जो दादी थी उनको हम लोग दीदी बोलते थे, दादी श्रीमती लक्ष्मी देवी बख्शी, वो उनको भी हमने दीदी कहा है और मास्टर जी को, मैंने दादाजी को मास्टर जी कहा है। और जो भी यहाँ हमारे घर में आते थे उस समय दिग्विजय कॉलेज में थे वो, और वहीं दिग्विजय कॉलेज में वो प्रोफेसर के पद पर रहे। तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में वहाँ चले जाते थे। बाकी समय तो हम लोग खैरागढ़ में यहीं दिग्विजय स्कूल में पढ़ते थे और पिताजी यहीं थे, उस समय लाइब्रेरियन थे। तो हम लोग जो है जब राजनांदगांव में जाते थे तो दादाजी को बड़ा सहज स्नेह मिलता था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी वैसे मूलतः खैरागढ़ के निवासी थे, लेकिन हिंदी संसार उनको सरस्वती के यशस्वी संपादक के रूप में जानता है। और सरस्वती के संपादन का कार्य उन्होंने 2 चरणों में किया। एक तो शुरुआत में ही 20 के दशक में और उसके बाद 50 के दशक में। इसके अलावा बख्शी जी की पहचान जो है एक बड़े रूप में एक ऐसे निबंधकार की है जिन्होंने हिंदी में ललित निबंध को उसका एक व्यक्तित्व दिया। पश्चिम में आत्मनिबंध की जो परंपरा थी, हिंदी में वो नहीं थी। एक तरह से कहें कि बख्शी जी हिंदी में आत्मनिबंध के प्रस्तावक हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। और आज भी अगर निबंध विधा के आरंभिक स्वरूप के बारे में चर्चा होती है तो सबसे पहले पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ही नाम आता है। बख्शी जी बहुपठित व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ मूलतः बख्शी जी का कार्य क्षेत्र रहा है। उनका जन्म ही खैरागढ़ में हुआ है। राजनांदगांव में उन्होंने अध्यापन कार्य किया बहुत दिनों तक, तो इसलिए बख्शीजन पीठ की स्थापना भिलाई में हुई। बीच में कोशिशें बहुत हुई बख्शीजन पीठ को रायपुर ले जाने की, लेकिन अंततः वो सफलीभूत नहीं हुए, वो लोग सफल नहीं हुए। बख्शीजन पीठ से जुड़े हुए लोग हैं वो भी दूर दूर के, या पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग साहित्यकारों को वो साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है जी। उनके लिए वो छोटे छोटे वर्कशॉप करता है, उनके लिए कार्यशालाएं करता है, उनके लिए कार्यक्रम की आयोजना करता है। वो लोग आते हैं कार्यक्रम में, सुनते हैं लोगों को और मोटिवेट होते हैं। बख्शी जी ने उक्त स्कूल में पढ़े भी है और पढ़ाए भी है। बख्शी जी के नाम पर मार्ग भी रखा गया है, जिसे खैरागढ़ में बख्शी मार्ग के नाम से जाना जाता है।
उनके लिखे साहित्य खैरागढ़ के लिए अमिट पहचान है। उनके रचनाएं को देश भर के कई शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाया जाता है। बख्शी जी खैरागढ़ को ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति व तीज त्यौहार को अपनी साहित्य में समाहित कर साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को भी सम्मान दिलाया है। ऐसे महान साहित्य व रचनाकार को खैरागढ़ में पाकर खैरागढ़ के वासी धन्य हो गए। मास्टर जी के समकालीन साहित्यकारों से बड़ी आत्मीय संबंध थे। सुमित्रानंद पंत, हरिवंश राय बच्चन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन से कई मौकों पर मुलाकात और पत्राचार हुए हैं। एक दिन बख्शी जी उनको देखने गए, जेब में बीड़ी का एक कट्टा, माचिस अपना और उनके लिए सिगरेट लेके गए। तो उनने नमस्कार वगैरह हो जाने के बाद ये पूछा, बख्शी जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, समझ में नहीं आता अचानक कैसे हो गया ये। तो बख्शी जी ने कहा दरवाज़ा बंद करते हुए, एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए सिगरेट लाया और अपने लिए बीड़ी, तुम सिगरेट पियो और मैं अपनी बीड़ी सुलगाता हूँ। अगर तुम सिगरेट पी लिए तो मैं समझूंगा तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक है। हर कोई देख लेगा यार, मना है यहाँ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं देखेगा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी। और इस तरह से दोनों मित्र वहाँ बैठ के बीड़ी पीते रहे और सिगरेट पीते रहे। ये घटना बड़ी, माने कुछ दिन के बाद मुक्तिबोध ठीक हो गया। जी, मैं कॉलेज में थी, मुझे देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं बख्शी जी के परिवार में बहू बन के आई और जो साहित्यकार के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में पूजनीय है। मास्टर जी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के साहित्य सृजन को उनकी पौत्री डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव ने मेहनत कर जमा किया और बख्शी ग्रंथावली के जरिए दुनिया के सामने लाया। बख्शी जी पर चर्चा के दौरान नलिनी जी की पौत्री नन्ही अर्शिता ने सुरीली आवाज में कविता सुनाई। भारत माता की बगिया में नए नए फिर फूल खिलाए, मधुर सुगंध बहाकर इनकी सारा जब फिर से महकाए। अपने घर के सारे झगड़े आपस में मिलके सुलझाए। शक्ति एकता में कितनी है ये रहस्य सबको समझाए। शक्ति एकता में कितनी है ये रहस्य सबको समझाए। सत्यनारायण के पाठ पर चलकर निज जीवन आदर्श बनाए। जीवन संघर्षों से लड़ना जन जन को फिर से सिखलाए। ज्ञानदीप की ज्योति जलाकर एक नया विश्वास जगाए। मानव में फिर मानवता भर, मानव को आदर्श बनाए, मानव को आदर्श बनाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन जाएं। अपने अपने भेद भुलाकर आओ मिलकर देश बनाए, आओ मिलकर देश बनाए। भारत माता की बगिया में नए नए फिर फूल खिलाए। मधुर सुगंध बहाकर इनकी सारा जग फिर से महकाए, सारा जग फिर से महकाए। मृत्यु सभी के सिर पर नाच रही है, पर हम सभी अपने इस नश्वर शरीर की क्षणिक कामनाओं में ही लीन रहते हैं। संसार में जो सबसे आदरणीय होते हैं वे भी मरते हैं, और जो सबसे अधिक तिरस्करणीय होते हैं वे भी मरते हैं। किसी एक के चले जाने के बाद हम सब यह भले ही कहते हैं कि इनके अभाव की पूर्ति नहीं होगी, पर आज तक किसी के न रहने से संसार का कोई काम नहीं रुका है। बख्शी जी के अधूरे उपन्यास दिवस का अंत का ये अंश कितना मर्मस्पर्शी है। बहुत कुछ वास्तविक जीवन पर भी लागू होता है। बख्शी जी को मृत्यु के 2 महीने पहले से ना तो ठीक से नींद आई और ना ही खाना खाया। इन दिनों में वे घर के लोगों से बहुत सारी बातें करते। उनकी कोशिश होती कि सभी लोग उनके आसपास रहें। कभी साहित्यिक बातों में खो जाते तो कभी चंद्रकांता संतति के पात्रों के साथ ही बातें कर रहे होते। 10 दिसंबर 1971 को उन्हें ऑक्सीजन दिया जाने लगा था।
मास्टर जी को अचेत हालत में रायपुर के DKS अस्पताल लाया गया, जहां मृत्यु नाचती मेरे सिर, मैं उसके सिर पर खेल रहा कहने वाले मास्टर जी 28 दिसंबर मंगलवार को इस मृत्यु लोक के खेल को समाप्त कर उस अज्ञात रहस्यमय लोक के अनंत पथ में विलीन हो गए। वो जब DK हॉस्पिटल ले जाने लगे तो उनको भी ऑक्सीजन लगाया गया, तो बोले हटाओ हटाओ हटाओ, वो लगाते हैं ना ऐसे, तो वो सब लगाने लग गए, तो बोले हटाओ हटाओ। और मुझको बोले नली, उस समय बोल रहे थे, खांसी आती थी, तो बोले कि उस समय मैं उन्हीं के पास थी, तो बोले कि कागज़ कलम लाओ, तो मैं लेकर आई। तो बोले अब तो मैं जा रहा हूँ रायपुर, जाना नहीं चाहता, पर डॉक्टर मेहता सिविल सर्जन थे, वो आ गए और ले गए। तो उन्होंने मुझको कहा, प्रभु हम तुमको कब पाते, प्रभु हम तुमको कब पाते इस जरा जीर्ण जगती में, जब हम एकाकी हो जाते। ये उन्होंने लिखवाया था। ये मैंने उनके बाद, डेथ के बाद संस्मरण, उनकी डेथ हो गई तो मुझको रेडियो से ही पता चला था। तो फिर मैं आई, तब तक वो उनका नित्य कर्म, क्या कहते हैं, अग्नि संस्कार सब हो चुका था। फिर मैं रही 13-14 दिन अपने घर में, ससुराल भी था मेरा वहीं, मायका भी था, रही। फिर उनकी अंतिम अध्याय को पढ़ते रही, तब मैं को लिखने की रुचि जागृत हुई। 28 दिसंबर 1971 में, मुझको वो दिन अच्छी तरह से याद है कि जैसे ही सुबह हुई तो मास्टर जी ने कहा, दादाजी ने कहा कि शुक्रानी मुझको आज मूंगोड़ी खाने की इच्छा, परसों ने सब दिया था। तो सामने की दुकान में प्रोविज़न स्टोर था, वहाँ पे DK अस्पताल के सामने, उस प्रोविज़न स्टोर से जो है मूंग लाया गया और मूंग को भिंगा करके हमारी अम्मा ने मूंगोड़ी बनाई, हींग डाल करके। दादाजी वो खाए और 10:40 में, 10:40 में दादाजी की अचानक मतलब सांस जो है फूलना चालू हुआ और डॉक्टर मेहता और बहुत से डॉक्टर आए और उन्होंने पंपिंग किया। मैं देख रहा था और दादाजी की वही दिवस, दादाजी की अचानक मतलब सांस जो है फूलना चालू हुआ और डॉक्टर मेहता और बहुत से डॉक्टर आए और उन्होंने पंपिंग किया। मैं देख रहा था और दादाजी की वही दिवस का अंत हुआ, वही दादाजी का डेथ हो गया। मास्टर जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सृजन से साहित्य आलोकित हो रहा है। उनकी जीवन यात्रा पर ये पंक्तियां कितनी सटीक हैं। सहसा कोई चला जाता है, बात न होती पूरी, सभी की जीवन कथा तो यहीं रह जाती अधूरी। मास्टर जी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका रचना संसार, उनका रचा साहित्य आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेगी।